सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सभी का एग्जाम बिल्ड्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमारी पॉलिटी इस क्लास में हम हमारे भाग नंबर 6 तक आर्टिकल नंबर 237 तक पढ़ चुके हैं। जो आज की हमारी क्लास शुरू होगी वो भाग नंबर 7 से शुरू होगी और इसमें जो आगे हमारे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं और जो भी संविधान संशोधन बीच बीच में आएंगे उनको पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप पिछली सारी क्लास रिवीजन करके आए होंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की भाग नंबर 7 से। हमारा भाग नंबर 7 है जिसमें मेंशन किया गया है भी जो पहली अनुसूची है उसका जो भाग बी है उसके राज्य के बारे में। ठीक है ना, जो हमारा भाग 7 है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक अनुच्छेद है और वो कौन सा, 238 आर्टिकल नंबर 238। 37 तक कल हम पढ़ चुके थे। ठीक है ना, जो भाग 7 है उसमें कौन सा अनुच्छेद है, 238। इसमें क्या है भी, इसमें जो पहली अनुसूची के भाग बी का वर्णन किया गया है और इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद था। ठीक है ना, क्या है इसमें पहली अनुसूची है जो हमारी, उसके भाग बी का वर्णन था और इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद था। तो फिर क्या होता, एक 7वां संविधान संशोधन होता, 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इस अनुच्छेद को भी हटा दिया गया। इस अनुच्छेद को भी क्या कर दिया गया, हटा दिया। के तहत इस अनुच्छेद को हटा दिया, इस अनुच्छेद को हटा दिया। ठीक है ना, यानी कि अब ये अनुच्छेद हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। कल की क्लास में भी हमने 7वां संविधान संशोधन 1956 के बारे में कुछ पढ़ा था। आज की क्लास के कमेंट बॉक्स में बताना भी जो कल वाली क्लास थी उस 7वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कल की क्लास का। ठीक है ना भाई, जैसे ये संविधान संशोधन होते हैं इसमें ये नहीं है कि भाई उसमें सिर्फ कोई एक ही अमेंडमेंट किया जाएगा। ठीक है ना, 7वां संविधान संशोधन में जैसे ये 1956, एक तो ये वाला हो गया, एक मैंने पूछा कल वाली क्लास का, यानी कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो अमेंडमेंट की जाती है। ठीक है ना, चलो कहीं ऐसा सोचो भाई 7वां संविधान संशोधन तो मेरा उससे रिलेटेड था या इससे रिलेटेड था, ये सेम कैसे हो गया। ठीक है ना, एक अमेंडमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें अमेंडमेंट की जाती हैं। ठीक है ना, ऐसे सीक्वेंस में नंबर डाल के। इसके बाद आता है हमारा भाग नंबर 8। जो हमारा भाग 7, अब इसमें एक ही अनुच्छेद है, इसको हम संविधान का हमारा सबसे छोटा भाग भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, भाग नंबर 8 है हमारा 239 से लेकर के 242 तक। और ये किसके बारे में, ये हमारे जो यूनियन है और स्टेट के रीजन के बारे में, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा, सबसे पहले तो आता 239 ए, 239 ए। ठीक है ना, देखो भाई एक चीज समझना, जैसे हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा भाई 153, 154, 155, इसका मतलब ये नहीं है कि भी उस अनुच्छेद में सिर्फ वो एक ही लाइन है। उस अनुच्छेद में उसके बहुत सारे पार्ट बनाए गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच डाल करके, और जब ये सीरीज जेड तक कंप्लीट हो जाती है फिर जेड ए बी ए सी ऐसे, यानी कि बहुत बड़ा है ऐसे तो हमारा संविधान। वैसे भी विश्व का हमारा सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो यानी कि इसमें भाग 8 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा वो क्या, 239 का ए दिल्ली से संबंधित है। क्या था इसमें भाई, क्या होता है, एक 69वां संविधान संशोधन होता है, 69वां संविधान संशोधन 1991 के अंदर, जिसमें क्या किया गया था, दिल्ली को एनसीआर तो सुना होगा ना, नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली को एनसीआर यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल कर लिया गया था, दिल्ली को भी कर लिया था। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब भाई हमारा जो 69वां संविधान संशोधन है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है ना, आज के क्लास में हमारे 2 संविधान संशोधन आए हैं जो कि दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलो भाई आर्टिकल नंबर 241 में है भाई क्या बोला गया, भाई जो हमारा यूनियन टेरिटरी है उसका भी एक क्या होगा, हमारा हाई कोर्ट बिल्कुल होगा भाई।
क्या होगा हमारा हाई कोर्ट है, बिल्कुल होगा। अगर उसका अलग से नहीं बना सकते तो उसका किसी स्टेट के साथ कंबाइन करके बनाया जाएगा। जैसे हमारा जो चंडीगढ़ है उसका जो हाई कोर्ट है वो हरियाणा और पंजाब के साथ मिला करके बना दिया गया है, ठीक है ना। यानी कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का एक हाई कोर्ट होना भी जरूरी है। ये बात मेंशन की गई है कौन से में, आर्टिकल नंबर 241 में। ये था हमारा भाग नंबर 8। इसके बाद आता हमारा भाग नंबर 9। भाग नंबर 9 में भाई हमारी पंचायतों के बारे में मेंशन है, देखो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जो हमारा भाग नंबर 9 है वो अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। इस दृष्टि से ये बहुत और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। और उसके भी कई पार्ट्स हैं और पंचायत से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। भाग नंबर 9 है जो हमारा, उसमें जो हमारा अनुच्छेद पड़ता है वो है 243 243, जिसमें मेंशन किया गया पंचायतों के बारे में, ठीक है ना। देखो भाई क्या है भाग नंबर 9 में, जो हमारा ये संविधान, जो हमारा ये भाग है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसको क्या किया गया था, एक अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था संविधान के अंदर। लिखो यह भाग 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 1993 को लागू हुआ, ठीक है ना, लागू हुआ। इसमें भाई क्या है, कुल कितने अनुच्छेद डाले गए थे, 16। इसमें देखो, इसमें कुल 16 अनुच्छेद है। पंचायत वाले में याद रखना अनुच्छेद। देखो जो हमारी पंचायतें हैं वो इसलिए बनाई गई थी ताकि भाई जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसकी पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सके, यानी कि पावर्स का विकेंद्रीकरण किया जा सके, ठीक है ना। यानी कि एक प्रकार से ऑटोनोमी वाला शासन ना हो, ठीक है ना, एक तंत्र ना हो, ठीक है। देखो क्या है भाग नंबर 9 में, क्या हमारी पंचायतें ये हमारे मूल संविधान में नहीं थी, इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया, लेकिन लागू कब किया गया था, 24 अप्रैल 1993 को। और इसी दिन हम हमारा 24 अप्रैल को यानी कि पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं, पंचायती राज दिवस, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ जाता है, यानी कि पंचायती राज दिवस किस दिन को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। और इसमें जो कुल आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद डाले गए हैं वो कितने हमारे, 16। अब क्या है भाई, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, तो उनको क्या कर दिया गया, ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। जो हमारा 243 का ए है भाई, आपको बता दूं हमारा जो एग्जामिनर है ना उसका भाग 9 के पार्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट है, यानी कि वो इन पार्ट्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डाल देता है। यानी कि ये हमने क्या कर लेते हैं, हम इतना याद कर लेते हैं भाग 9 में 243 में पंचायतों के बारे में मेंशन है, लेकिन एग्जामिनर का फोकस इन पार्ट्स पर होता है, ठीक है ना। 243 के ए में क्या है भाई, ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। ए में क्या है, ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। और यही बात हमारे आर्टिकल नंबर 40 में भी है, ग्राम सभा का गठन से रिलेटेड, और यही बात हमारी 243 ए में भी है, ठीक है ना। उसमें तो था हमारा वो राज्य का नीति निर्देशक तत्व, यानी कि एक राज्य का कर्तव्य होगा कि भाई वो अपने यहाँ ग्राम सभाओं का गठन करे। उसके बाद आता भी 243 का ई भाग, ठीक है ना। यदि पंचायत समय से पूरा विघटित हो, जैसे कि आपको पता होगा, आप लोग भी ज़्यादातर मेरे ख्याल से गांव से अगर बिलोंग करते होंगे, तो हमारी जो पंचायतें हैं यानी कि जो हमारा सरपंच है उसको 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो यानी कि जो हमारी पंचायत है उसका समय कितना होता है, 5 वर्ष। लेकिन भाई कुछ ऐसी असामान्य परिस्थितियां आ जाएं कि भी जो पंचायत है उसका समय से पूर्व विघटित हो जाए, ठीक है ना, समय से पूर्व क्या हो जाए, विघटित हो जाए, तो
जो दोबारा इलेक्शन होगा उसका क्या रहेगा, उसका ऐसा है, मान लीजिए कि कोई नई पंचायत का गठन होता है और 3 वर्ष के बाद उसको विघटित कर दिया जाता है या विघटित हो जाती है, तो भाई बचे हुए हमारे 2 साल, तो जो हमारे चुनाव होंगे वो हमारे बची हुई अवधि के लिए करवा लिए जाएंगे, न कि पूरे 5 साल के लिए। ठीक है ना, यानी कि अगर 3 साल के बाद पंचायत विघटित हो जाती है तो हमारा क्या होगा, चुनाव बची हुई अवधि के लिए होगा, न कि पूरे 5 वर्ष के लिए। लेकिन अगर वो अवधि 6 महीने से कम की है तो भाई ऐसे में क्या होगा, वहां पर पंचायत करवाना अनिवार्य नहीं होगा, वहां का जो गांव होगा वो बीडीओ के अंडर में आ जाएगा। ठीक है ना, क्या लिखोगे, यदि पंचायत समय से पूर्व विघटित हो तो चुनाव बची हुई अवधि के लिए होते हैं, बची हुई अवधि के लिए होते हैं, लेकिन यह अवधि 6 महीने या इससे कम है तो चुनाव करवाना अनिवार्य नहीं होता, तो चुनाव करवाना अनिवार्य नहीं होता। ठीक है ना भाई, चुनाव करवाना अनिवार्य नहीं होता। ये बात लिखी गई हमारे आर्टिकल नंबर 243 के ई में। ठीक है, एफ में है भाई हमारा जो पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु। अगर हम पंचायत का सदस्य बनना चाहते हैं तो हमारी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए भाई, हमारी जो मिनिमम एज होगी वो कितनी होगी, 21 वर्ष। ठीक है ना, यहाँ पे हो सकता है स्टूडेंट ये गलती कर देवे, क्योंकि हमारी जो वोट डालने की एज है वो हमारी कितनी 18 वर्ष है, और ऑप्शन में आपको 18 भी मिलेगा। लेकिन यदि आप पंचायत का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है ना, अच्छा भाई, अगला है 243 के भाग जी में पंचायत की शक्तियां। भाई क्या है, पंचायत को क्या है भाई, पावर दी गई। आपको पता होगा भाई जो एक ग्राम पंचायत होती है उसके पास बहुत सी पावर होती है। वैसे भी जनरली आपने सुना होगा भाई गांव में पंचायत की परमिशन के बगैर गांव में पुलिस एंटर भी नहीं कर सकती, ऐसी बहुत सारी पावर दी गई है। ठीक है ना, ठीक है ना, जिसमें कुल कितने विषय दिए गए हैं भाई, कुल विषय दिए गए हैं हमारे 29। जो हमारी अनुसूची थी उसमें 11वीं अनुसूची, उसमें भी हमने पढ़ा था जो ग्राम पंचायत है उसको कुल कितने विषय दिए गए, 29। ठीक है ना, दूसरा अगला है भाई 243 का राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग देखो भाई, यहां पे मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूं। एक होता है केंद्र का वित्त आयोग। क्या होता है केंद्र का वित्त आयोग, जिसका काम क्या होता है भाई, जितना भी टैक्स आया है उसको राज्यों के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि जो सारा का सारा टैक्स है वो कलेक्ट होकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। जो वित्त आयोग करेगा वो क्या करेगा भाई, वो उसको स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से, वहाँ के डेवलपमेंट के हिसाब से, वहाँ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, चलो भाई, वहाँ से पैसा आ गया किसके पास, राज्य के पास। अब राज्य को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है डिस्ट्रिक्ट वाइज या पंचायत वाइज, वो काम कौन करेगा, वो काम करेगा मेरा राज्य वित्त आयोग। ठीक है ना, कौन करेगा, राज्य वित्त आयोग। ठीक है ना, अच्छा भाई, इसके बाद जो अगला आता भाई 243 का के राज्य निर्वाचन आयोग, यानी कि जो पंचायत का चुनाव करवाने के लिए एक राज्य का क्या होगा, अपना निर्वाचन आयोग होगा, जो कि क्या कराएगा, चुनाव करवाएगा। ठीक है ना, अच्छा भाई देखो, दोबारा देखो, ए में तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राम सभा का गठन। ठीक है, फिर है हमारा ई, रीजनिंग के हिसाब से देखें तो ई हमारा 5वें नंबर का अल्फाबेट है। ठीक है ना, तो यानी कि जो पंचायत का समय कितना होगा हमारा, 5 वर्ष। कितना होगा, 5 वर्ष। अगर 5 वर्ष से पहले विघटित होती है और अवधि 6 महीने से ज्यादा की है तो पुनः चुनाव करवा लिया जाएगा, नहीं तो कोई अनिवार्य नहीं है। फिर है भाई हमारा एफ, यानी कि अगर हमको पंचायत का सदस्य बनना है, ठीक है, तो हमारी एज कितनी होनी चाहिए, 21। ठीक है, जी में भी क्या दी गई हमारी पावर।
ठीक है ना, यानी कि जिसके पास पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं, जी कह के बोलते हैं ना, यानी कि ग्राम पंचायत की पावर। ठीक है, उसके बाद है भाई आई, राज्य वित्त आयोग, यानी कि राज्य वित्त आयोग क्या करेगा, पैसा देगा। आई का मतलब क्या, इनकम, यानी कि पंचायतों की इनकम का सोर्स क्या होगा हमारा, कौन करेगा, राज्य वित्त आयोग। ठीक है, के में क्या भाई, हमारा इलेक्शन कमीशन। ठीक है ना, के में क्या, हमारा इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये था हमारा राज्य की पंचायतों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब ये तो हो गया भाई हमारा गांव का, भाग नंबर 9 के अंदर ही। ठीक है ना, अब क्या है, भाग नंबर 9 में ही शहरों के प्रशासन के बारे में भी मेंशन किया गया है भाई, यानी कि शहरों में भी तो मेंबर बनते हैं ना वार्ड वाइज, उस हिसाब से गांव में जिस प्रकार सरपंच होते हैं, शहर में भी क्या होते हैं, मेंबर बनते हैं। ठीक है, जो हमारा भाग 9A है वो हमारा आर्टिकल नंबर 243 के पी से शुरू होकर के भाई, ये कई बार पूछ लिया जाता है, अब भाग 9A कहां से लेकर के कहां तक है, वो 943 पी से लेकर के 943 ZG तक है भाई, और जिसमें मेंशन किया गया शहरों का प्रशासन यानी कि नगर पालिका के बारे में। और ये भी हमारा, जब हमारा भाग 9 ही मूल संविधान में नहीं था, उसको अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, ये तो उसका भी पार्ट है, तो सीधी बात है इसको भी अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया होगा। यह 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया, के तहत जोड़ा गया, और 1 जून 1993 को लागू हुआ भाई, 1993 को लागू हुआ। ये लागू हुआ भाई, ये जोड़ा गया और लागू किस दिन हुआ, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे हमारा जो पंचायत का था वो तो था 73वां संविधान संशोधन 1992 ही, और लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। लेकिन जो शहर वाला है वो 74वां संविधान संशोधन 1992 ही है, लेकिन लागू होता 1 जून 1993 को। ठीक है, चलो इसके बाद देखो भाई, अगला है हमारा इसी का पार्ट 243 का क्या, क्यों, जिसमें भाई किसका किया गया, नगर पालिका का गठन, नगर पालिका का गठन। ठीक है ना, लेकिन जो पंचायत का गठन था वो हमारा कौन सा था, एक तो मैंने आर्टिकल नंबर 40 बताया था, और एक 243 का ए, दोनों में कंफ्यूज मत होना। फिर है 243 का वाई भाई, राज्य वित्त आयोग। मैंने राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया था, देखो वो जो पंचायत के बारे में था वहां पर तो था क्या, आई, 243 का आई, इनकम, वो तो देगा ग्राम पंचायतों को पैसा, लेकिन जो वाई होगा वो देगा नगर पालिका को पैसा। ठीक है ना, दोनों में अलग अलग है। ठीक है, चलो ऐसा भी आ सकता है कि भी राज्य वित्त आयोग संविधान के किस आर्टिकल में मेंशन है, और हो सकता है ऐसे भी दिया हो 243 का आई और 243 का वाई, और सी ऑप्शन दे दे ए और बी दोनों, तो हम दोनों को क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला है भाई हमारा 243 का ZA, राज्य निर्वाचन आयोग, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का काम है ग्राम पंचायतों का भी चुनाव करवाना और शहर की नगर पालिका के बारे में भी चुनाव करवाना, यानी कि 243 का के और 243 का ZA में क्या है, सेम बात मेंशन है। इसके बाद है भाई हमारा आर्टिकल नंबर 243 का क्या, ZD भाग, जिला आयोजक समिति। ये आपने कभी शहरों में देखा होगा भाई, जो हमारे DC हैं उनके द्वारा कुछ कमेटियों का आयोजन करवाया जाता है, ये उसके बारे में मेंशन है। ठीक है ना, यानी कि सामाजिक कार्यों के लिए। ओके, अगला है भाई, ये प्रीवियस रहा भाई हमारा पहले, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर है हमारा भाग 9 का बी, ये ए था, ये बी है, 243 ZH से लेकर के 243 ZT तक, जिसमें क्या मेंशन किया गया भाई, हमारी सहकारी समितियां, गवर्नमेंट कमेटियों के बारे में मेंशन है। ठीक है ना, यह भी हमारे मूल संविधान में नहीं था, सीधी बात है, तो यह 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया था। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन यहां से क्रिएट होता भाई, एक सहकारी समिति के बारे में, अब की बार दिल्ली पुलिस में SSC का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा ये, लेकिन उसमें भाई हमारे ये आर्टिकल मेंशन नहीं थे,
क्योंकि ये एक हमारे 43 के बी भाग में मेंशन है सहकारी समितियों के बारे में, क्योंकि एक राज्य का क्या है, नीति निर्देशक तत्वों में डाला गया। एक राज्य का कर्तव्य है कि भी वो अपने राज्य में सहकारी समितियों का भी गठन करे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे क्या है, मतलब आर्टिकल मैच होते हैं, दोनों के अंदर क्या होती है, हमारी सेम बातें होती हैं, ठीक है ना। चलो भाई, ये था हमारा भाग 9। इसके बाद हमारा जो अगला होगा वो होगा हमारा भाग 10। जो हमारा भाग 10 होगा उसके बारे में हम अनुसूचित जातीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। अब जो आगे के भाग होने वाले हैं, आर्टिकल होने वाले हैं, वो इतने ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे भागों में सिमट करके रह गए हैं, ठीक है ना। बाद है जो हमारा भाग नंबर 10। भाग नंबर 10 के अंदर जो हमारा आर्टिकल है भाई, वो है आर्टिकल नंबर 244, ठीक है। इसमें अनुसूचित क्षेत्र व जनजातीय क्षेत्रों के बारे में मेंशन किया गया है, यानी कि जो हमारे एससी और एसटी के रीजन हैं, क्षेत्र हैं, उनके बारे में बोला गया है। और क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है 244 के भाग 1 में कि भी यह अनुसूचित क्षेत्रों यानी कि एससी रीजन और अनुसूचित जनजातीय यानी कि एसटी रीजन के प्रशासन के बारे में, उनके यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और उनके नियंत्रण, उनके कंट्रोल करने के बारे में, प्रावधान के बारे में बताता है हमारा कौन सा, भाग नंबर 10। इसके अंदर भी एक ही अनुच्छेद है, ठीक है ना। चलो भाई, इसके बाद है भाई हमारा भाग नंबर 11। भाग नंबर 11 मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार 2 तरीके से पूछा गया है। भाग नंबर 11 में जो अनुच्छेद है वो 243 से लेकर के 263 तक है, ठीक है ना। और ये है हमारे केंद्र राज्य के संबंध के बारे में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जो रिलेशन होते हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है। एक बार तो ये इस तरीके से पूछा गया था भी जो केंद्र राज्य संबंध है वो संविधान के किस भाग में है, और एक बार ये पूछा गया था जो केंद्र राज्य संबंध है वो संविधान में किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक है। हाँ, लेकिन बात क्लियर कर दूं, उसमें ऑप्शन के हिसाब से था 245 से 263, लेकिन ये शुरू होता है कहाँ पे, 243 से लेकर के 263 तक, ठीक है। चलो भाई, इस भाग का जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो क्या है भाई, हमारा सबसे पहला यानी कि 246 में क्या भाई, इसमें 7वीं अनुसूची का वर्णन है। जब हमने इन क्लास को, शुरू की क्लास चल रही थी हमारी, उसमें हमने 12 अनुसूचियां पढ़ी थी। 8 तो मूल संविधान में थी, जो 4 थी वो अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी, और उसमें जो 7वीं अनुसूची थी भाई, उसमें हमने 3 चीजें पढ़ी थी। एक तो संघ सूची, जिसके ऊपर कानून क्या नाम है, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची, यानी कि इसमें क्या कर लिए थे, हमारे विषय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे किसके ऊपर कौन कैसे कानून बनाएगा। इसमें किसका वर्णन है भाई, 7वीं अनुसूची का, ठीक है ना। चलो, इसके बाद जो अगला हमारा अनुच्छेद है भाई 246A, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें भाई हमारा जीएसटी का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया, जीएसटी के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। इसके बाद आता हमारा आर्टिकल नंबर 249। आर्टिकल नंबर 249 में क्या भाई, यदि राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे और यह घोषित कर देती है कि कोई राज्य सूची का विषय है जो कि राष्ट्रीय महत्व का है, यानी कि हमारे राष्ट्र के हित का है और वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो वह उसके ऊपर कानून बना सकती है। देखो, वैसे तो कानून कैसे बनता है भाई, हमारे दोनों सदनों से पास होगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर उस पर साइन होंगे, फिर वो कानून बनेगा। लेकिन 249 अनुच्छेद के तहत एक स्पेशल क्या है, राज्यसभा को अधिकार दिया गया है कि भी राज्य सूची का, किसी भी राज्य का कोई ऐसा वो है, विषय है जो कि राष्ट्रीय महत्व का है, तो वह है अपने सदस्य यानी कि मत देने वालों के 2/3 से अगर उसको पारित कर दे तो ऐसा कानून बन जाएगा। लेकिन क्या है, लेकिन ऐसा कानून 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा, यानी कि उसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष के लिए रहेगी। लेकिन अगर राज्यसभा चाहेगी
तो उसको भी आगे भी एक एक साल करके बढ़ाया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा चाहे तो इसे एक एक वर्ष करके आगे भी बढ़ा सकती है, आगे भी बढ़ा सकती है, ठीक है ना। यानी कि पास करने के बाद वो सिर्फ एक बात तो सिर्फ एक साल के लिए वैलिड रहेगा, अगर आगे भी एक्सटेंड करना तो उसको दोबारा बार बार पारित करवाना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से है, जो हमारा भाग नंबर 11 वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भाग नंबर 11 के अंदर जितने भी आर्टिकल हैं इंपॉर्टेंट जो कि मैं करवा रहा हूं, सभी के सभी भाई याद होने चाहिए, ठीक है ना। चलो भाई, इसके बाद अगला आर्टिकल जो 254 है हमारा, उसमें क्या बोला गया है। देखो, जैसे हमने बताया था कि जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसमें 3 क्या है उसमें 3 सूचियां हैं। संघ सूची जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, और राज्य सूची जिसके ऊपर राज्य गवर्नमेंट कानून बनाएगी, और क्या तीसरी संवर्ती सूची जिसके ऊपर राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई जो संवर्ती सूची का कोई विषय है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना दे, और उसी विषय के ऊपर अगर स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना दे, तो उस कानून का क्या रहेगा। इसमें यही बात बोली गई है, संवर्ती सूची पर यदि केंद्र व राज्य की विधानसभा समान कानून बना दे तो केंद्र का कानून मान्य होगा भाई। यानी कि स्टेट वाला क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। किसका मान्य होगा, क्या नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन बात क्या है, जब विषय सेम हो, ठीक है ना, दोनों का। मान लिया क्या नाम है, एजुकेशन के ऊपर बना दिया हमारा सेंटर ने भी और स्टेट ने भी, तो भाई हमारा किसका मान्य होगा, हमारा सेंटर का मान्य होगा। अगला है आर्टिकल नंबर 262। आर्टिकल नंबर 262 में क्या, अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन का प्रावधान। यानी कि अगर दो राज्यों के बीच में जल को लेकर के कोई विवाद है तो उसका न्याय निर्णय किस प्रकार से होगा, उसका प्रावधान किया गया है हमारे आर्टिकल नंबर 262 के तहत, ठीक है ना। जैसे अभी हरियाणा और पंजाब के बीच में क्या चल रहा है, सतलुज को लेकर के जो जल विवाद चल रहा है, ठीक है ना, उसके लिए जो निर्णय का प्रावधान है वो अनुच्छेद 262 के तहत किया गया है। अगला है भाई आर्टिकल नंबर 263, मोस्ट इंपोर्टेंट, अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटरस्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल, ठीक है। क्या है इसके अंदर भाई, केंद्र व राज्यों के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। कैसे है भाई, देखो भाई, जैसे भारत है उसके अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि भाई जो सरकार सेंटर में होगी उन स्टेटों में भी वही होगी, अपोजिट भी हो सकती है, होती ही है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ऐसे में उन दो अपोजिट पार्टी बोलो या फिर ऐसे बोलो केंद्र और स्टेट के बीच में एक बेटर रिलेशन बनाने के लिए, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करेगा ताकि उनके जो भी स्टेट का अगर कोई भी दिक्कत है ताकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सके, ठीक है ना। इसकी पहली बार जो स्थापना की गई थी भी 1990 में, हालांकि इसका जिक्र मूल संविधान में ही था, लेकिन इसकी स्थापना पहली बार 1990 में की गई थी, क्योंकि भाई 1990 तक लगभग क्या था, सभी स्टेटों में क्या था, हमारी कांग्रेस की सरकार ही थी। उसके बाद आने लगी थी ये नई पार्टियां, जिसके कारण हमको इसकी जरूरत पड़ी थी, ठीक है ना। इसलिए ये पूछ लिया गया था एक बार, जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसकी स्थापना पहली बार कब की गई थी, 1990 में। जब अगर इसकी स्थापना कर दी जाए तो इसकी बैठक भाई वर्ष में 3 बार की जाएगी, साल में, यानी कि इसकी 3 बैठक होना जरूरी है। और जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। अध्यक्षता कौन करेगा, उसकी प्रधानमंत्री करेगा। याद रखना, स्थापना राष्ट्रपति करेगा, लेकिन जब बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधानमंत्री। तो फिर भाई इसके सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, इसके सदस्य भाई एक तो प्रधानमंत्री खुद होंगे,
उसके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, प्रधानमंत्री और सेंट्रल गवर्नमेंट के 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे। सभी राज्यों के सीएम होंगे, बिल्कुल होंगे भाई, क्योंकि सेंटर और स्टेट के बीच में एक रिलेशन बनाने के लिए वहां के सीएम का होना तो बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, स्टेट का हो गया। और संघ राज्य के प्रशासक यानी कि जो यूनियन टेरिटरी में जो शासन जिसके द्वारा भी चला जा रहा है, वहां में मान लिया कोई सीएम है, अगर वहां पे सीएम है या फिर वहां पे गवर्नर है, उनके द्वारा भाई, ठीक है ना, ये इसके सदस्य होने वाले हैं। अंतरराज्य परिषद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा, ठीक है ना। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है भाई, ये किसी ने सिफारिश की थी, उसके तहत ये क्या था, मतलब इसकी स्थापना की गई थी। यह सरकारिया आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया था, ठीक है ना भाई। यह सरकारिया आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। ये हमारे भाग नंबर 11 के केंद्र राज्य संबंध के मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल थे, ठीक है ना। इसके बाद देखो आगे के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। मैंने पहले बोला था हमको लगातार सारे के सारे अनुच्छेद नहीं पढ़ने हैं, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, हम उनको पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अगला जो हमारा है वो है भाग नंबर 12, और ये हमारा 264 से लेकर के 300A तक है। इसके अंदर वेद, संपत्ति, संविदाय व वाद के बारे में हम पढ़ेंगे, और ये हमारा शुरू होता है आर्टिकल नंबर 266 से। जो हमारा आर्टिकल नंबर 266 है भाई, उसमें वर्णन है किसका, संचित निधि का, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड का। इसको हम समेकित निधि के नाम से भी जानते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, समेकित निधि के नाम से किसको जानते हैं, संचित निधि को। इसको समेकित निधि के नाम से भी जानते हैं, निधि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या होता है भाई संचित निधि में, देखो भाई हमारा जो टैक्स कलेक्शन होता है, जितने भी हम गवर्नमेंट फी पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, वो सारा गवर्नमेंट के पास जाता है। तो उसको एक जगह स्टोर करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए एक निधि बनाई गई। ये कह सकते हैं हम सरकार का ये अकाउंट है, जिसके अंदर वो अपनी सारी इनकम को डिपॉजिट करती है, ठीक है ना। यानी कि भारत सरकार की आय सारी की सारी यहाँ पे संचित निधि में जाकर के रुकती है। यानी कि अगर हम 1 रुपया भी टैक्स का पे करते हैं तो लास्ट में वो कहां पर जाकर के डिपॉजिट होगा, हमारा संचित निधि के अंदर। और यही भारत सरकार की आय का स्रोत है, ठीक है ना। फिर उसको इन्वेस्ट कैसे किया जाता है भाई, भारत सरकार के जितने भी खर्च होंगे, खर्च का मतलब जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, जितनी भी उनको मतलब सरकारी व्यक्ति हैं उनके एम्प्लॉय को जो सैलरी पे करनी होगी वो भी इसी में से जाएगी। यानी कि सारा का सारा जो भारत सरकार जितना भी खर्चा करती है वो सारा का सारा पैसा यहीं से निकल के जाएगा, आएगा भी यहीं पे और खर्च भी यहीं से होगा। एक तो भारत सरकार के खर्च, एक भाई क्या ऋण, जितना भी भारत सरकार ने ऋण लिया होगा, जितना भी भारत सरकार ने ऋण लिया होगा और अगर उसको पे करना है तो वो भी संचित निधि से ही पे किया जाएगा। जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे, भारत ने किसी देश को इतने साल के लिए लोन दिया, या भारत सरकार ने कहीं से इतने साल के लिए लोन लिया। अब देखो जो लोन लिया जाता, मान लिया मैं वर्तमान की बात करूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और ये लोन लिए भी लंबी टर्म के लिए जाते, कभी भी आपको ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, कभी कहीं पे 25 साल, कहीं पे 50 साल ऐसे देखने को मिलेगा। तो जो लोन भारत सरकार के द्वारा लिया जाता है भाई, वो पीएम के नाम से नहीं लिया जाता, वो भारत सरकार के नाम से लिया जाता है। अब भाई नरेंद्र मोदी ने अगर कहीं से 50 साल के लिए लोन लिया तो सीधी बात है 50 साल के बाद नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। तो अब ऐसा नहीं है कि वो लोन पे नहीं किया जाएगा, वो लोन है भारत सरकार का। तो उस समय की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो उस लोन को पे करेगी, और कहां से पे करेगी, वो संचित निधि से पे करेगी, कंसोलिडेटेड फंड से पे करेगी, जिसको समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अच्छा भाई, अगली जो है इसके बाद हमारी 267,
इसको बोलते हैं भाई हम संचित निधि, सॉरी अक्षमिता निधि, जिसको बोलते हैं हम कंटीजेंसी फंड। ये भाई इमरजेंसी के लिए रिजर्व फंड होता है, इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड। ये तो हमारा कौन सा फंड है, रेगुलर फंड भाई। अब देखो जैसे हम घर पे भी कुछ सेविंग करते हैं भाई, ताकि कोई भी विपत्ति आ जाए परिवार के अंदर, तो उस टाइम पे जो पैसा सेव किया जाता है, ठीक है ना, उसको अक्षमिता में, अक्षमिता बोलते हैं, यानी कि अक्षमिता निधि। तो सरकार क्या करती रहती है भाई, जितना भी कलेक्शन आता है उसका 1% वो अक्षमिता निधि में डाल देती है, ताकि देश के ऊपर कोई भी फाइनेंशियल विपत्ति आए किसी भी तरीके से, तो इसमें से पैसा निकाल करके यूज में लाया जा सके। अब ऐसा हो सरकार कोई भी हमारे यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, ऐसा तो है नहीं भी कि भी हो सकता है उस टाइम पे संचित निधि में भी बैलेंस पर्याप्त ना हो। दूसरा, एट प्रेजेंट किसी दूसरे देश से पे लोन लेना भी एक इतना पॉसिबल नहीं होता, तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा, इमरजेंसी फंड में से पैसा निकाल करके यूज कर लिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि बात करें तो अभी भाई कोरोना महामारी आई थी, उस टाइम पे भी जैसे ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो बैलेंस कहाँ से यूज किया जाता है, हमारा अक्षमिता निधि में से, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है भाई, इस अक्षमिता निधि का मालिक कौन होता है, इसको कौन संभालता है भाई। इसका संरक्षक राष्ट्रपति होता है, इसका संरक्षक राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है। अब क्वेश्चन आ जाए भाई, हमको जो सैलरी मिलती है वो कौन सी निधि में से मिलती है, अक्षमिता या संचित, वो मिलती है भाई हमारी किस में से, संचित निधि में से, ठीक है ना। चलो इसके बाद जो अगला है भाई वो है हमारा 279A, जीएसटी परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल। इससे पहले भी एक आया था आर्टिकल नंबर 246 के अंदर भाई, उसमें जीएसटी के बारे में सिर्फ वर्णन किया गया था, डिस्क्राइब किया गया था। यहाँ पर क्या जीएसटी परिषद, जो जीएसटी परिषद हमारे मूल संविधान के अंदर नहीं थी, उसको बाद में ऐड किया गया था। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, जो हमारी जीएसटी परिषद को भाई विजय केलकर समिति की सिफारिश पर 101वां संविधान संशोधन 2016 का अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 101वें नंबर का तो संविधान संशोधन था और 2016 के अंदर के तहत जोड़ा गया और 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। और 1 जुलाई को ही हम क्या बनाते हैं, हमारा जीएसटी डे भी बनाते हैं, ठीक है ना। जीएसटी हमारा कब लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 को। किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था, ठीक है। अच्छा, भारत के अंदर पहला असम ऐसा राज्य है भाई जिसने सबसे पहले अपने यहाँ पर किसको लागू किया था, जीएसटी को लागू किया था, ठीक है ना। अब बात आती है जो हमारे जीएसटी काउंसिल, इसका हेड कौन होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है भाई, जो वर्तमान का फाइनेंस मिनिस्टर होगा, फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री होगा, वो क्या होगा, इसका हेड कहलाएगा, ठीक है ना भाई। ये था हमारा 279A। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है ना। जितने भी हम पढ़ रहे हैं साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे। इसके बाद अगला आएगा हमारा, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वित्त आयोग के बारे में, ठीक है ना। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। के बाद जो हमारा आर्टिकल है 280, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन। मैंने आज की वीडियो में पहले एक्सप्लेन किया है। अब भाई क्या होता है, इसका काम क्या होता है भाई, पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना बिटवीन स्टेट्स, सेंटर टू स्टेट, ठीक है ना। अच्छा भाई, इसका जो गठन है भाई राष्ट्रपति करता है हर बार 5 वर्ष के लिए। इसका टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है भाई, वित्त आयोग का जो गठन है वो राष्ट्रपति के द्वारा कितने समय के लिए किया जाता है भाई, 5 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इसमें मेंबर कौन होते हैं, इसका एक तो अध्यक्ष होता है और 4 क्या होते हैं, इसके अन्य सदस्य होते हैं भाई, ठीक है। तो पहली बार जो वित्त आयोग है उसका गठन 1951 में किया गया था भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि भाई क्या है, भारत में पहला वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन 1951 में हुआ था, जिसका जो अध्यक्ष था भाई वो कौन था, हमारे केसी नियोगी थे। कौन थे, हमारे केसी नियोगी थे, ठीक है ना। अच्छा, वर्तमान में जो हमारा वित्त आयोग चल रहा है वो 15वें नंबर का चल रहा है, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है भाई, नंद किशोर सिंह है।
वर्तमान में हमारा 15वां नंबर का चल रहा है। और जो पहला था वो 1951 में गठित हुआ था। किसके द्वारा किया जाता है ये? राष्ट्रपति के द्वारा। कितने टाइम पीरियड के लिए? पूरे 5 वर्ष के लिए किया जाता भाई, ठीक है ना। अच्छा भाई, इसके बाद देखो क्या होता, अगला जो अनुच्छेद है हमारा आर्टिकल नंबर 281, जो वित्त आयोग है वो अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद अपने रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति इसका गठन करता है, ठीक है ना। और फिर राष्ट्रपति क्या करेगा? इसको संसद के समक्ष रखता है, उसको उनको सारी बातें समझाता है। ये काम इसलिए होता है ताकि हमारी डेमोक्रेसी में यानी कि क्या बनी रहे? ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है भाई 300 का भाग ए, यानी कि संपत्ति का अधिकार। ये जो हमारा आर्टिकल था ये पहले 19F में ऐड किया गया था, लेकिन इसको वहां से हटा दिया गया और ऐड कर दिया गया 300 के ए में, संपत्ति के अधिकार में, ठीक है ना। और ये कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978। इसको दो तरीके से पूछा जाता है भाई। 19 में जो बोलने की जो हमको स्वतंत्रता दी गई थी वो पहले 7 प्रकार की थी, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन इसको हटा दिया गया था। एक तो क्वेश्चन ये बनता है भाई, संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 19 से किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? 44वें के तहत हटाया गया और 1978 में। और 300 ए में कब शामिल किया गया? तो सीधी बात है भाई, जब वहां से हटाया गया तो इसमें ऐड किया गया होगा, यानी कि दोनों का जो आंसर है वो सेम रहने वाला है। इसके बाद आता है भाई हमारा भाग नंबर 13, जो कि है कहां से लेकर के 301 से लेकर के 302 तक, 307 तक। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है हमारा 302, अनुच्छेद 302। क्या बोला गया इसमें? यह एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या फिर भारत के किसी भी हिस्से के बीच व्यापार, वाणिज्य, समागम होता भाई इंटरचेंज करना, एक से दूसरे स्टेट के बीच में भेजना, पर सार्वजनिक हित में आवश्यक प्रतिबंध लगाने में आवश्यक है। मान लिया कोई चीज हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन में ज्यादा होती है और हम हमारे नियर बाय स्टेट में उसको सेल करने जाते हैं, तो भाई हम वहां पर बेच सकते हैं। लेकिन अगर राज्य सरकार वहां की ये चाहे कि उस स्टेट से ये चीजें आनी नहीं चाहिए, उनका हमारे साथ ये व्यापार नहीं चलना चाहिए, उनको कुछ ऐसा खुद का नुकसान हो रहा हो, तो ऐसे में वो भाई पाबंदी लगा सकती है, यानी कि रोक लगा सकती है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 302 के तहत। यानी कि यह हमारा जो अनुच्छेद है दो राज्यों के बीच व्यापार पर प्रतिबंध भी लगाता है और एक प्रकार से परमिशन भी देता है। दोनों चीजें जैसा राज्य सरकार चाहे, ठीक है ना। इससे अगला देखो, अगला है जो हमारा वो है भाग नंबर 14, जो हम पढ़ेंगे 308 से लेकर के 323 तक, जिसमें मेंशन है संघ व राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उनके बारे में। और इसमें जो इंपॉर्टेंट हमारा आर्टिकल है वो है हमारा 312। 312 में क्या बोला गया है? राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा संसद को नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार है। यानी कि राज्यसभा अगर अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है, उनका क्रिएशन किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद आता भाई हमारा 315 संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम यूपीएससी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। इसकी जो स्थापना है आर्टिकल नंबर 315 के तहत होती है। इसकी कुछ हिस्ट्री रही है, उसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे नजर डालेंगे। देखो, जो हमारा हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, हम जब हम क्या नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी के और उसके बाद जो शासन अधिनियम आए उनमें भी जो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में भी लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। यानी कि जो वर्तमान में यूपीएससी है उसको उस समय पर लोक सेवा आयोग के नाम से स्थापित किया गया था, ठीक है ना।
जो सिविल सेवा के जनक है भारत के अंदर, वो किसको माना जाता? वो माना जाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लेकिन आजादी के बाद इसका नाम बदल, लोक सेवा आयोग का जो हमारा भाई पहला अध्यक्ष था वो कौन हुए थे हमारे? वो थे सर रोस बर्कर। जो लोक सेवा आयोग था, जब इसकी स्थापना की गई थी 1926 में, तो इसका जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था? सर रोस बर्कर। इसके बाद है भाई जो फिर बाद में क्या हो जाता है, ये संघ लोक सेवा आयोग, जिसमें हमारा जो पहला अध्यक्ष बना था भारतीय, वो कौन था? एच.एन. कृपलानी। यानी कि यूपीएससी का जो पहला भारतीय अध्यक्ष बना था वो कौन बना था? एच.एन. कृपलानी। जो संघ लोक सेवा आयोग है उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? वो बनी थी हमारी कौन? रोज मिलियन बैथ्यू। कौन थी? रोज मिलियन बैथ्यू। जो संघ लोक सेवा आयोग है यानी कि यूपीएससी है, उसमें जो सदस्यों की संख्या होती है भाई वो हमारी कितनी होती है? 11। यानी कि जिसमें एक तो अध्यक्ष होता है और जो बाकी के क्या होते हैं? अन्य सदस्य 10 होते हैं। एक क्वेश्चन ये है भाई, जो हमारा ये सिविल सर्विस डे है, सिविल सर्विस डे को पहली बार 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। 21 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं उन सभी को क्या किया था? संबोधित किया था। उन्हीं के इस में 21 अप्रैल से हम क्या मना रहे हैं? हमारा सिविल सर्वेंट डे मना रहे हैं। इसके बाद है भाई जो सिविल सर्विसेज है, हमारे सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बोला था। किसने बोला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जो अखिल भारतीय सेवाओं के जनक, देखो क्या नाम है जो हमारी सिविल सेवा के जनक है वो तो है हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं के जनक वो किसको बोला जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और हमारी जो लोक क्या नाम है सिविल सेवाएं हैं वो 3 हैं भाई। कौन कौन सी? एक तो आईएएस है, एक आईपीएस है और एक कौन सी हमारी? एक आईएफएस है। और ये आईएफएस 2 हैं, एक तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है और एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। लेकिन मैं जिस सेवा की यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो क्या है? हमारा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है ना। ये पूछ लिया गया भाई भारत में कितनी लोक सेवाएं हैं? वो है हमारी 3। कौन कौन सी? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ठीक है ना। और कई बार तो ऑप्शन में दोनों दे दिए जाते हैं आईएफएस की फुल फॉर्म के साथ। जो हमारा फॉरेस्ट सर्विस वाला है उसको क्लिक करना है, ठीक है ना। ये था हमारा भाई यूपीएससी के बारे में, किस तरीके से इसकी स्थापना होती है। इसको संविधान के बाद ही नहीं ऐड किया गया बल्कि इसको 1900 अधिनियम के तहत ही भारत में ला दिया गया था, ठीक है। ये बात जो है हमारा आर्टिकल नंबर 315 का भाग मतलब पॉइंट 1। देखो 315 में तो हमने पढ़ा यूपीएससी के बारे में, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जिसको रिक्रूट किया जाता है। उसके बाद आता है भाई राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें राज्य के अंदर भी क्या है भाई लोक सेवा आयोग है। हर राज्य का अपना अलग अलग है, ठीक है ना। देखो 315 में यूपीएससी है, 315 के 1 में क्या है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है ना। अच्छा भाई, इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 316। आर्टिकल नंबर 316 में बहुत कई क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं और सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। देखो सदस्यों की नियुक्ति व पद की अवधि। भाई जो हमारे ये सदस्य हैं यूपीएससी के और एसपीएससी के, इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है और कितने टाइम पीरियड के लिए करता है? देखो जो हमारा यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति करता भी राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। और कितने टाइम पीरियड के लिए करेगा? ये करेगा इनकी या तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद आता भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? वो करेगा भी राज्यपाल। राज्यपाल कितने टाइम पीरियड के लिए वो करेगा? या तो 6 वर्ष हो या फिर 62 वर्ष। ध्यान रखना भाई, सेंटर में तो कितना हमारा 65 वर्ष है, 6 वर्ष पहले पूरे हों या फिर 65 वर्ष पहले पूरे हों। लेकिन स्टेट के अंदर राज्यपाल गवर्नर अपॉइंट करेगा 6 वर्ष या 62 वर्ष के लिए, ठीक है ना, जो भी पहले पूरी हो जाए। इसके बाद आता हमारा आर्टिकल नंबर 317। भाई अब इनको अपॉइंट तो कर दिया गया है, अगर इनको हटाना हो तो इनको कौन हटाएगा? भाई देखो यूपीएससी में तो अपॉइंट राष्ट्रपति ने किया था, तो भाई राष्ट्रपति करेगा, ठीक है ना, राष्ट्रपति हटाएगा इनको।
लेकिन यहां पे एक छोटा ट्विस्ट है क्वेश्चन के अंदर। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में नियुक्त राज्यपाल करेगा, लेकिन उसको हटाने की पावर नहीं है। अगर उनको हटाना है तो कौन हटाएगा उनको? राष्ट्रपति। कई बच्चे यहां पर ये गलती करते हैं, भाई अपॉइंट जब राज्यपाल ने किया है तो हटाएगा भी कौन? राज्यपाल ही। नहीं हटा, उसको सिर्फ अपॉइंट करने की पावर है, उसको हटाने की पावर नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता भाई हमारा संविधान का भाग 14, तो हम पढ़ ही रहे थे, उसका 14 का भाग ए, जिसके अंदर क्या आते हैं भाई? प्राधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। देखो ये भाई हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। ठीक है ना। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत और भी बहुत कुछ जोड़ा गया था, वो कमेंट करके बताना किसमें क्या था। ठीक है, क्या था भाई? 323A में ऐड किया जाता है क्या? केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, यानी कि जिसको कैट बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? कैट। एक बार ये पूछा गया था, ठीक है ना। यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? इसका भाई कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल। क्या होता भाई? देखो, अगर हमको कोई शिकायत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हम जाते अदालत में, हमारे अदालत का दरवाजा खटखटाते। लेकिन भाई जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, डीसी, एसपी, आईएएस, आईपीएस, उनकी भी तो भाई अपनी प्रॉब्लम होती है। तो उनको न्याय दिलाने के लिए स्थापना की गई है कि इनकी केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण यानी कि कैट वगैरह की। ठीक है ना। उनके वाद विवादों, उनकी समस्या को सुलझाने के लिए, ठीक है ना, मान लिया किसी आईएएस के ऊपर किसी सीनियर का प्रेशर है, तो मतलब वो अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर के कहां जाएगा? वो लेकर के जाएगा भाई किसके अंदर? कैट के अंदर, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अंदर। इसके अलावा भी और बहुत सारे ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं जो किसके अंदर मेंशन किए जाते हैं? आर्टिकल नंबर 323B के तहत। ठीक है ना। ये सारा का सारा जो हमने आज की क्लास में पढ़ा भाई, सारा का सारा डाटा इंपॉर्टेंट है, और बीच बीच में संविधान संशोधन भी आते रहते हैं। मैं पीछे से मतलब अलग से संविधान संशोधन को नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्या है, जो बीच बीच में इंपॉर्टेंट आते रहे टाइम टू टाइम, मैंने सारे के सारे साथ के साथ अपडेट करवा दिए हैं। ठीक है ना, उनका रिविजन करते रहना। ठीक है ना। चलो भाई, आज की क्लास को हम 323 आर्टिकल तक ही रखते हैं, यानी कि भाग 14 तक ही रखते हैं। कल भाग 15 से फिर से शुरुआत करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा और अच्छे से डाटा लिखा भी होगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।